हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो 2019 दिसंबर के यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर है एडुकेशन सब्जेक्ट का, वो डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, है ना। तो लास्ट 7 वीडियोस ऑलरेडी हो गया है एंड हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और 20 क्वेश्चंस बाकी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक 20 क्वेश्चंस बाकी है, जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 81। स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरिज्म तो आप लोगों को मालूम ही है ना, जो बिहेवियर के बारे में बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियरिज्म एज लर्निंग थ्योरी। तो जो बिहेवियरिज्म का जो लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, तो उसका स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगा वही होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर पूछा है, अगर वीकनेस पूछते तो जो डिसएडवांटेज, जो ड्रॉबैक, जो नेगेटिव स्टेटमेंट देते वही होता, ठीक है। अभी स्ट्रेंथ पूछा है तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो आप लोग देखो, इट प्रोवाइड्स क्लियर प्रेडिक्शन, ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट हैज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये भी पॉजिटिव है ना। इट इज़ टू डिटर्मिनिस्टिक, ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये क्या हो गया, तो ये तो नेगेटिव सेंस में बोल दिया, है ना। डिटर्मिनिस्टिक होना तो ठीक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने से वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो टू डिटर्मिनिस्टिक, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सी को हटाएंगे, ठीक है। तो सी को एलिमिनेट करो, जहाँ जहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, वो एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया। अभी क्वेश्चन नंबर 82। इन पोर्टफोलियो असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी गिवन प्रायोरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, मुझे दो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक है पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, मतलब पोर्टफोलियो क्या है एंड रूब्रिक्स क्या है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है ना, जो स्टूडेंट का एक लर्नर का प्रोग्रेस कितना हुआ है, उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो जानने के लिए हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, वो जानने के लिए उनका टोटल, मतलब ओवरऑल उसका टोटल काम, लर्नर का जो टोटल काम है हर एक फील्ड में, वो उसका प्रोग्रेस हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा, है ना। फिर तभी तो हम लोग स्टूडेंट का ओवरऑल प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क दैट रिप्रेजेंट्स लर्नर्स प्रोग्रेस। तो जितना लर्नर का, एक एक लर्नर ने जितना काम किया हुआ है, जितना प्रोग्रेसिव वर्क उसका है, वो सब ये कलेक्ट करते हैं पोर्टफोलियो पे। वहाँ सब कुछ होता है एक लर्नर से रिलेटेड काम, मतलब आप अगर एक लर्नर हो तो आपने आपने जो फील्ड में जितना काम किया है सब कुछ यहाँ पे रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो उस पोर्टफोलियो को स्टडी करने से हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि पोर्टफोलियो जब हम लोग एसेस कर रहे हैं, जब किसी लर्नर के पोर्टफोलियो को हम लोग देख रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तब कौन से ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, मतलब कौन सा मेन किसके ऊपर हम लोग एम्फेसाइज करेंगे पोर्टफोलियो मेजरमेंट के टाइम, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, द रूब्रिक्स इन टर्म्स ऑफ विच पोर्टफोलियो विल बी जस्ट। रूब्रिक क्या होता है, पोर्टफोलियो तो होता है लर्नर के ओवरऑल काम, लर्नर ने कितना काम किया है, ठीक है, कौन से फील्ड में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसका। तो रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक होता है एक स्टूडेंट, अगर आपने बोला कि स्टूडेंट ना, ये स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो किस बेसिस पे बोला, आपने उस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का रिपोर्ट देखा है ना, मैथमेटिक्स का मार्क्स देखा, और मैथमेटिक्स में उसको जो मार्क्स मिला है ना, वो किस बेसिस पे मिला है। कोई तो स्टैंडर्ड होगा, कोई तो रूल होगा कि स्टूडेंट अगर इस तरीके से करेगा तो इसको मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, है ना। तो जो रूल या स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं ना, वो होता है रूब्रिक्स,
ठीक है। तो रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स है स्कोरिंग गाइड जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। उसको मार्क्स देने के टाइम में हम लोग देखेंगे कि इसको इस जगह पे मार्क्स मिलना चाहिए या नहीं। तब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे मार्क्स देने के लिए रूल क्या है, मतलब स्टूडेंट ने वो रूल या वो स्टैंडर्ड फुलफिल किया है क्या। अगर किया है तो उसको मार्क्स मिलेगा, है ना। तो वो जो स्कोरिंग गाइड है ना, तो वही होता है रूब्रिक्स, ठीक है। तो रूब्रिक्स डिसाइड करते हैं स्टूडेंट को मतलब कहाँ पे कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से रूब्रिक्स के यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट का हर एक फील्ड में उसको मार्क्स दे दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट उनका आ गया, है ना। तो उनका जो टोटल परफॉर्मेंस है, जो टोटल वर्क है लर्नर का, वो कलेक्ट जब हम लोगों ने कर लिया ना, वो होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, रूब्रिक को देखना चाहिए, जिसके ऊपर बेस करके पोर्टफोलियो को जांच करना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो आप लोगों ने इंटरव्यू तो दिया होगा किसी किसी पोस्ट के लिए, है ना। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना। हम लोग जब कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो हम लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट पहले से मिलते हैं, है ना। न्यूज़पेपर में हो या इंटरनेट में हो, कहीं पे वो एडवर्टाइजमेंट मिलने से उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि जब किसी इंस्टीट्यूशन में स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, तो वो इंस्टीट्यूशन किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो उसका सही सीक्वेंस कौन सा है। तो वो लोग पहले क्या करेंगे, अगर मानो कि आपके एक इंस्टीट्यूशन है, आपके इंस्टीट्यूशन में मैथमेटिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है ना। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप जॉब एनालिसिस करोगे कि आपको क्या चाहिए, मैथमेटिक्स टीचर चाहिए। कौन सी क्लास के लिए चाहिए, मानो कि 9-10 के लिए चाहिए, ठीक है। तो फिर आप देखोगे कि 9-10 के मैथ 10 में 9 या 10 में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टीचर को क्या क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब टीचर के पास क्या क्या डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी हिसाब से मतलब आप पहले क्या करोगे, आपके इंस्टीट्यूशन में जो पोस्ट वैकेंट है ना, वो पोस्ट के लिए एक टीचर के क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो सब देखोगे। मतलब आप जॉब एनालिसिस कर रहे हो, जिस जॉब में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब को आप एनालिसिस कर रहे हो, है ना। एनालिसिस करने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि इस पोजीशन को फिलअप करने के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास ये डिग्री हो, इतना सारा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपने एडवर्टाइजमेंट किया, है ना। एंड एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे आपने इंटरव्यू लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट किया, और उसके बाद जिसको सिलेक्ट किया उसको आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 84, विच ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी हैज़ अ डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर डिसाइडिंग ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजीज ऑफ करिकुलम। ये फिलोसॉफी का कौन सा ब्रांच है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी के साथ। करिकुलम को जो हम लोग ट्रांजेक्ट करते हैं ना, करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने का मीनिंग क्या है, क्लासरूम में आप करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, मतलब आप करिकुलम को ट्रांजेक्ट कर रहे हो। तो वो फिलोसॉफी के कौन सी ब्रांच के साथ रिलेटेड है, तो वो होता है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आपको ये मैच करने के लिए दिया है, तो एक ही से आपको आपका आंसर आ जाता है। सेकुलरिज्म का मीनिंग अगर आपको अच्छे से मालूम है, सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है कि कोई भी ऐसा स्टेट में, मतलब हर एक रिलीजियन को इक्वली देखते हैं सेकुलरिज्म में, है ना। किसी एक रिलीजियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, किसी को कम प्रेफरेंस दे, ऐसा नहीं होता है सेकुलरिज्म में। मतलब स्टेट हैज़ नो रिलीजियन,
इट इज़ नाइदर प्रो नॉर अगेंस्ट एनी रिलीजन। ये किसी रिलीजन को सपोर्ट करे किसी को नहीं करे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो होता है सेकुलरिज्म, सबको सब इक्वल है मतलब। तो बी के साथ वन होगा, तो बी के साथ वन वाला एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से देखने से आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। तो जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ना अच्छे से मैथ्स करने के लिए देखो। हर एक को एक के साथ मिलाने से अच्छा है कोई एक को पकड़ो और फिर उसी हिसाब से देखो। बी के साथ अभी इसके बी के साथ वन तो कंफर्म था, तो बी के साथ वन हम लोगों ने देखा ऑप्शन में कितना है, एक में ही था, इसीलिए और हम लोगों का काम इजी हो गया, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन बोल दिया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? एक्शन वर्ड ये प्लान करना, एक्ट करना, काम करना, है ना। इम्प्रूव करो, डिज़ाइन करो, डिलीवर करो, इवेलुएट करो, एंगेज करो, ठीक है। ये सब क्या होता है, को एक एक एक्शन को एक एक काम को ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब वर्ड जो जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, उन सबको एक्शन वर्ड बोल रहा है, ठीक है। एक एक काम को ये डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे ये कौन कौन सा एक्शन वर्ड होगा जो कि एम्फेसाइज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं टीचर एजुकेशन में रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल। टीचर एजुकेशन में मतलब कौन कौन सा एक्शन वर्ड होना ज़रूरी है ताकि क्या होगा, ताकि वो टीचर एजुकेशन ना रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल का एक पार्ट बने। मतलब एक टीचर एजुकेशन इफेक्टिव या रिफ्लेक्टिव कब बन सकता है, वो टीचर एजुकेशन में क्या क्या होना ज़रूरी है ये पूछा है, ठीक है। एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में क्या क्या मतलब वो कैसा कैसा होना ज़रूरी है ताकि वो टीचिंग स्टाइल को रिफ्लेक्टिव बना सके, ठीक है। तो क्या क्या होना ज़रूरी है यहाँ पे, एंगेज, एक्सप्लोर एंड इवेलुएट, ठीक है, एंड एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, इलाबोरेट, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टूडेंट को एंगेज करो, उन लोगों को एक्सप्लोर करने का चांस दो, है ना, इवेलुएट करो, ठीक है, एक्सप्लेन, क्लैरिटी, ये सब ये एक्शन वर्ड जो है ना, ये सब वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, गिवन बिलो आर, यहाँ पे क्या दिया है, एक एसर्शन का स्टेटमेंट है, एक रीजन का स्टेटमेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों को मालूम ही है। पहले क्या देखना होता है, एसर्शन में जो एक स्टेटमेंट दिया होता है ना, वो हम लोग देखेंगे वो स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है वो देखेंगे। फिर रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है उनको देखेंगे वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर दोनों करेक्ट है तो हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट में जो स्टेटमेंट दिया है उसका रीज़न ये सेकेंड वाला है क्या, वो देखेंगे, ठीक है। चलो तो पहले देखते हैं एसर्शन में क्या दिया है कि यू कैन फाइंड पीपल, आप लोगों को ऐसा पीपल मिल जाएगा मिलेगा जो कि अपने काम पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा वो लोग अच्छे से काम करते हैं कि अपने वो लोग ना अपने हेल्थ या फैमिली को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि वो काम को देते हैं, ठीक है। तो बात ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि काम तो सिर्फ काम है ना। तो एक एक आदमी को, एक पर्सन को, उसको उसके अपने फैमिली या अपने हेल्थ को भी ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। सिर्फ काम पे ध्यान रखना सही बात नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि नहीं, कि ऐसा ऐसा लोग भी है जो कि अपने हेल्थ या अपने फैमिली से ज़्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, इसने सही बोला, ऐसे पीपल होते हैं, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन द की टू सेकेंड, अभी रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पढ़ो। द की टू सक्सेस एज अ मैनेजर, अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो तो आपको सक्सेस कब मिलेगा, जब आप ना डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, आपको क्या करना पड़ेगा, सही टाइम पे सही काम अगर आप करोगे तभी आप एक इफ़ेक्टिव लीडर या इफ़ेक्टिव मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है,
ठीक है, असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है एंड रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है। अभी आप देखो, असर्शन वाला स्टेटमेंट एंड रीजन वाला स्टेटमेंट किसी तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असर्शन में तो जनरल पीपल के बारे में बोल रहे हैं एंड रीजन में क्या बोल रहा है, रीजन में तो ये एक मैनेजिंग पोजीशन मतलब एक मैनेजर के बारे में बोल रहा है ना। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक करने से अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 88, अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। जो एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो स्कोरिंग की होते हैं, जो स्कोरिंग गाइड होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स बोलते हैं, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो आप लोग, प्रोफेशनलाइजेशन, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड। टीचर एजुकेशन में प्रोफेशनलाइजेशन का क्यों चाहिए, प्रोफेशनलाइजेशन क्यों चाहिए टीचर एजुकेशन में, है ना। मतलब टीचिंग को एक प्रोफेशन बोला है ना। तो टीचर एजुकेशन में प्रोफेशनलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो पूछा है। तो इम्पोर्टेंस पूछा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होगा, है ना। तो अगर आपको निगेटिव स्टेटमेंट कुछ दिख रहा है ना, उसको पहले हटाओ आप। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे। देखो, अभी जो स्टेटमेंट वाला ई है कि प्रोफेशनलाइजेशन हेल्प्स टीचर्स टू ओपन कोचिंग सेंटर, ये तो सही नहीं है ना। प्रोफेशनलाइजेशन क्यों चाहिए? कोचिंग सेंटर खोलने के लिए चाहिए क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन ये ई ना हटाना पड़ेगा, ई को। तो ई को हटाओ, ई को हटाओ, तो 2 ऑप्शन तो हट ही गया। तो अभी जो 2 ऑप्शन बचा है ना, उसमें क्या है, उसमें कॉमन क्या क्या है देखो, मतलब उनको हम फिर से नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे भी बी है, सी है, यहाँ भी बी है, सी है, मतलब बी सी दोनों में है, तो हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कि अभी ए और डी में से कौन सा आएगा, ए और डी में से कौन सा आएगा। तो ए को देखो, एनरिच टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट, है ना। तो ये तो सही है। प्रोफेशनलाइजेशन क्यों चाहिए? ताकि वो टीचर के जितने नॉलेज है उनको एनरिच कर सके, उनको और भी बढ़ा सके, है ना। उनका जो नॉलेज है, नॉलेज लेवल को और भी ज़्यादा अच्छा कर सके, इसके लिए ही प्रोफेशनलाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ए 1 से ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए, बी एंड सी ये तीनों आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ भी आपको मैच करना है। देखो, तो यहाँ आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, ऑटोनोमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल में से जो भी आपको सही लगता है वो पहले देखो। हम लोग डी देख सकते हैं। हाँ, पर्पस इज, मतलब ये कौन सा लेवल है जिसका पर्पस है टू प्रोमोट सेल्फ फीलिंग लीडिंग टू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वर्ड किससे रिलेटेड होगा? ऑटोनोमस से रिलेटेड होगा, है ना। तो डी का ऑप्शन हो गया 1। तो डी 1 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप बाकी में से भी देख सकते हो, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, कोई भी अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। देखो अभी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को अगर लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ। अंडरस्टैंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने जो पढ़ाया है उसका डेप्थ नॉलेज मिले और स्टूडेंट लोगों को क्लैरिटी मिले, है ना, यही होता है अंडरस्टैंडिंग। तो ए के साथ 3 होगा, तो ए के साथ 3 उसी हिसाब से भी देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है ना, एनटीए वाले क्वेश्चन पेपर में पैसेज दे देते हैं, मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आरसी दे देते हैं वो लोग। और जो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है ना, वहाँ यहाँ पे 2 आरसी दिया है उसने पेपर 2 में। ठीक है, 2 आरसी मतलब एक आरसी में ये है, एक आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये पैसेज दे दिया, इसके साथ रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और एक पैसेज दिया है उसके साथ भी रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तो 10 क्वेश्चंस आरसी का ही आया है। ठीक है, और पेपर 1 में भी एक अलग से आरसी आएगा, मतलब टोटल 3 आरसीज आपको आएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा
हाँ, आरसी पढ़ने में आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, बहुत टाइम लेता है आरसी। तो कैसे देखते हैं, इजी तरीका क्या होता है, आप पहले ना आरसी को देख लिया ऊपर ऊपर, ये किसके साथ रिलेटेड है, हाँ इसमें तो नॉलेज, रियलिटी, इस क्रिएटिव एक्टिविटी, इसके बारे में कुछ बोला है, वो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 91, द कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन नॉलेज एंड रियलिटी इम्प्लाइज। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो कीवर्ड है ना, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, कोई भी एक कीवर्ड आप पकड़ो, आपको पूछा है कि नॉलेज एंड रियलिटी, तो नॉलेज रियलिटी कहाँ पे है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, ये है करस्पॉन्डेंस टू ईद, यहाँ पे कुछ लिखा है, तो ये लाइन आप देखो, जहाँ पे वो मिल गया है ना कीवर्ड, उसी लाइन को आप अच्छे से देखो, वहाँ पे मिल जाएगा। देखो तो क्या होगा यहाँ पे, क्रिएटिव एक्टिविटी, नॉलेज टू करस्पॉन्डेंट, नॉलेज टू करस्पॉन्ड टू इट, करस्पॉन्ड टू इट मतलब रियलिटी के बारे में बोल रहा है, मार्च इन टर्न टू बी अ क्रिएटिव एक्टिविटी, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रिएटिव प्रोसेस, ये 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके से आपको आरसी देखना है, ठीक है, आप लोग देख लेना। यहाँ पे भी द फंक्शन ऑफ इमेजिनेशन इज, इमेजिनेशन का मेन फंक्शन क्या है, तो हम लोग देखेंगे पैसेज में इमेजिनेशन कहाँ पे है। हाँ, इमेजिनेशन वर्ड कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ढूंढो आप लोग, मिला है, तो इमेजिनेशन का मेन यहाँ पे कुछ इमेजिन ऐसे कुछ करके है ना, हाँ ये इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इमेजिनेशन के बारे में क्या दिया है, ये लाइन आप लोग पढ़ो, तो पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, 4, कि इमेजिनेशन का फंक्शन क्या है, रिफॉर्मिंग एंड रिकम्बाइनिंग इन अ न्यू वे, ठीक है। देन 93 को आप लोग देखो, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू डिफर बिकॉज ऑफ, मतलब जो वैल्यू होता है ना सोसाइटी टू सोसाइटी, सबका वैल्यू अलग अलग होता है, हम लोगों के सोसाइटी के वैल्यू जो नॉर्म्स हम लोग फॉलो करते हैं, कोई अलग सोसाइटी का नॉर्म अलग भी हो सकता है ना। तो ये जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू का स्टैंडर्ड चेंज होता है, डिफर करते हैं, मतलब चेंज कर होते हैं, है ना, सोसाइटी टू सोसाइटी इसका वैल्यू चेंज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज इन सोसाइटी, ठीक है। चलो, तो 94 इसी तरीके से आप लोग देखना, मैं आंसर बोल देती हूँ, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर इसका जो कीवर्ड होगा, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, वो जस्ट कीवर्ड आप पैसेज में ढूंढो, ठीक है, और जब मिल जाएगा, जो लाइन में मिला है ना, वो लाइन आप अच्छे से पढ़ के उस वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 94 का आंसर हो गया आंसर नंबर 4, 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 95 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एंड ये है सेकंड पैसेज, देखो ये लीडरशिप के वहाँ वहाँ से दिया है, मतलब लीडर ऑर्गेनाइजेशन उसी बेसिस पे दिया है, तो ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर मैं बोल देती हूँ, आप लोग पैसेज से देख लेना, ठीक है। 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 97, ये क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, एंड 98 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिव लीडर इज़ वन हु इंस्पायर्स अदर्स, ये लेकिन पैसेज में है, ठीक है, आप जनरल आंसर नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन नंबर 100, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इमोशनल क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज लार्जली इनविजिबल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करो, ठीक है, आप लोग लाइक करने से अच्छा लगता है, एंड फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, अभी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन है भी नहीं, है ना। एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड आपके फ्रेंड को भी बोल सकते हो। तो दिसंबर से हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक एजुकेशन सब्जेक्ट का, NTA UGC नेट के लिए 2021 में जो होने वाला है, ठीक है। चलो, तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं, अभी जो 2-3 दिन बाकी है, इसमें हम लोग कुछ मैथमेटिक्स का करने के कोशिश करेंगे, आप लोगों के जो यूनिट 6 से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है ना एजुकेशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं लेके आऊँगी, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।